हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन एजुकेशन जिसका नाम है स्किलटेल एजुकेशन, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं स्किलटेल एजुकेशन में जीपीएससी, यूपीएससी और गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है उसके बारे में। हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 में सोशल साइंस फाउंडेशन मतलब कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में। मैं आशीष बचवानी आज सबको आज सिविक्स में बहुत एक अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट के बारे में कि भारत में गवर्नमेंट कैसे सेलेक्ट होती है। जब हमारे इंडिया में गवर्नमेंट नहीं थी तो उससे पहले किस तरह से राजा रजवाड़े चलाया करते थे, टैक्स सिस्टम क्या होती है, गवर्नमेंट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं और किस तरह से हम लोग गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करके वोटिंग करके उनको हम जिता सकते हैं। सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये है हमारा भारत का लोगो, इंडिया का मैप है, सत्यमेव जयते हमारा स्लोगन है। और अगर हम बात करें तो हम लोग आज पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंड इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स दूसरा पार्ट होगा, गवर्नमेंट हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। गवर्नमेंट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में अगर हम बात करें सबसे पहली चीज तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट? सो हम यहां पे देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बॉडी क्या है। तो गवर्नमेंट वो है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं। कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ऐसे एजुकेटेड लोग जिसको हम सेलेक्ट करते हैं वो हमारे कंट्री को चलाते हैं। कंट्री को चलाने के लिए रूल बनाते हैं, जो रूल सबके लिए सेम होते हैं, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। तो सिंपल भाषा में एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसा तरह का रिप्रेजेंटेशन, मशीनरी रिप्रेजेंटेशन जो कंट्री को चलाता है और कंट्री के डिसीजंस लेता है। जैसे अभी अभी हमारे गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया लॉकडाउन का, कोरोना के वक्त वैक्सीन प्रोवाइड की हम लोगों को। हमारे जितने भी फ्रंट वॉरियर्स हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्स हैं, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, है ना, इन सबको भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हम लोग कोरोना से बाहर आ चुके हैं। मैक्सिमम हम लोग सेकंड वेव में अभी जी रहे हैं। तो सेकंड वेव में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, बट सिमिलरली बहुत सारे लोग रिकवर भी हुए हैं। तो हमें हमारे गवर्नमेंट पे भरोसा करना चाहिए। ऐसी गवर्नमेंट ऐसी एक सिस्टम चलाती है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसके इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि आप सुबह उठते हो तो आपके आसपास एक कचरे का डिब्बा आता होगा जो घर का कचरा इकट्ठा करके ले जाता होगा। वैसे ही आपके घर पे पानी आता होगा, आपको बिजली मिलती होगी, इंटरनेट सर्विस मिलती होगी, बैंकिंग सर्विसेज मिलती होगी। ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट से हमें हेल्प मिलती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। सेकेंड टॉपिक की तरफ अगर हम जाएं, गवर्नमेंट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है आर्मी सर्विसेज, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी। हम देख सकते हैं कि भारत की जो बॉर्डर है, भारत की जो सीमा है, वहां पे जवान तैनात रहते हैं। जो बॉर्डर पे जवान तैनात रहते हैं उसे हम कहते हैं आर्मी। इन लोगों को सैलरी प्रोवाइड करना, हथियार देना, ये काम भी कौन करता है, हमारी गवर्नमेंट। मतलब भारत के जो बाहर के देश हैं उनसे सुरक्षा भी हमें कौन प्रोवाइड करता है, हमारी गवर्नमेंट। अगर हमारे आसपास में चोरी, डकैत, मारामारी, रेप, मर्डर, ये सारी चीजें अगर क्राइम होता है तो उनसे हमें कौन बचाता है, पुलिस, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए होती है। मतलब हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आर्मी और पुलिस को तैनात किया गया है। इन लोगों को सैलरी, ट्रेनिंग, हथियार और इन सबको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो हमारी गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए स्कूल्स बनवाती है, रोड बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, गार्डन्स बनवाती है, जिम बनाती है, स्पोर्ट्स एजुकेशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट एजुकेशन, हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फ्री एजुकेशन मिलता है, अच्छे एयरपोर्ट, अच्छी रेलवे, बहुत सारी सुविधाएं हमें गवर्नमेंट देती है, जिसके सामने गवर्नमेंट हमसे कोई पैसा नहीं मांगती। गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है तो हर चीजों पे टैक्स। क्या कलेक्ट करती है? टैक्स। जी हाँ, आप अगर स्कूल की बुक लेने जाते हो, आप एक पेन खरीदते हो, एक पेंसिल खरीदते हो, या फिर आप एक चॉकलेट भी खरीदते हो, तो गवर्नमेंट इन सारी चीजों पे आपसे क्या कलेक्ट करती है? टैक्स। जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आता है और गवर्नमेंट इन सबको सैलरी कैसे प्रोवाइड करती है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। कितने लेवल पे बेटा? 3 लेवल पे। सबसे पहला लेवल जो है वो नेशनल लेवल है, मतलब कि केंद्र सरकार। दूसरा है स्टेट लेवल, मतलब कि राज्य सरकार। और तीसरा है लोकल लेवल, मतलब कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
3 लेवल्स हैं। केंद्र सरकार मतलब कि अभी आप अगर 2012 में 15 में यहाँ देखो तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कंट्री को चला रहे हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं, उनके कैबिनेट के जितने मिनिस्टर्स हैं, वो कंट्री को चलाने में उनकी मदद करते हैं। तो वो हो गए नेशनल गवर्नमेंट, देश की भारत सरकार। दूसरी होगी राज्य सरकार, जैसे महाराष्ट्र राज्य की सरकार, गुजरात राज्य की सरकार, राजस्थान राज्य की सरकार, जो अपने राज्य का विकास, अपने राज्य में रोड बनाना, ब्रिज बनाना, स्कूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, गांव के अंदर एजुकेशन को इंप्रूव करना, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इन सारी चीजों पे फोकस करते हैं। तो वो हो गया राज्य सरकार का काम। और लोकल गवर्नमेंट का काम होता है अपने सिटी के अंदर, जैसे कि अहमदाबाद है, राजकोट है, बड़ौदा है, सूरत है ना, मुंबई है, पुणे है। तो ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो छोटी बड़ी सिटियां हैं, इन सिटी का डेवलपमेंट करने के लिए भी एक गवर्नमेंट बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो 3 गवर्नमेंट हो गई, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना, बीएमसी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, या मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप कह सकते हो। तो इस तरह से वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसे हम लोकल गवर्नमेंट कहेंगे। वैसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट तीनों ने एक सूत्र एडॉप्ट किया है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ये आपने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान, है ना। हम लोग देखते हैं कि जहीं पे भी कहीं पे भी अगर आपको कचरा दिखाई देता है तो गवर्नमेंट उस इलाके को साफ सफाई से स्वच्छ रखने की कोशिश करती है। और गवर्नमेंट टीवी पे, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट चलाती है लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए कि हमें साफ सफाई करनी चाहिए, कि कूड़ा कचरे में, कचरेदान में या कचरे के डिब्बे में फेंकना चाहिए। रास्ते में अगर आपको कचरा मिल रहा है तो उसको उठा के कचरे के डिब्बे में फेंकिए। तो ये चीजें हमें गवर्नमेंट सिखाती है, गवर्नमेंट जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है। इसे हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान की तरफ एक कदम। सेकंड टॉपिक की अगर आगे बात करें, गवर्नमेंट क्या करती है, देश को चलाने के लिए नियम बनाती है। क्या करती है, नियम बनाती है। तो गवर्नमेंट मेक्स अ लॉ, गवर्नमेंट क्या बनाती है, अलग अलग नियम बनाती है। जैसे कि कौन से नियम, ट्रैफिक रूल्स हो गए। कौन कौन से ट्रैफिक रूल्स आपको पता है, चलो बताओ। सबसे पहला ट्रैफिक रूल, अगर आप 2 व्हीलर लेके जाते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए आपकी उम्र 16 साल या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। फिर सेकंड, आपके पास क्या होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। अगर आप कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो हाईवे पे तो 40 या 50 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है। अगर आप कार चला रहे हो तो आपके पास कार का लाइसेंस भी होना चाहिए, है ना। सिमिलरली आपकी गाड़ी जो है उसका बीमा, मतलब कि LIC क्लेम होना चाहिए, किसी भी कंपनी का बीमा होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं, टायर हैं, फ्यूल है, इंजन है, इन सबको प्रॉपर चेक करने के बाद गाड़ी रोड पे चलानी चाहिए। रॉन्ग साइड की तरफ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। हाई स्पीड्स में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ताकि किसी की जान ना जाए। ओके, तो ट्रैफिक के बहुत सारे नियम हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे ट्रैफिक के रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी को हमें बचाए रखना चाहिए। अगर आप कहीं पे चोरी चकारी करते हो, किसी को मारते हो, किसी को पीटते हो, किसी इंसान को टॉर्चर करते हो तो गवर्नमेंट आपको सजा सुनाती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नियम बनाए रखे हैं जिसे हम संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने पढ़ा था। तो हम देखते हैं कि ये सारे नियम सबके लिए समान है। अगर देश का प्राइम मिनिस्टर है या फिर चीफ मिनिस्टर या कोई कॉमन इंसान क्यों ना हो, सबके लिए रूल्स कैसे हैं, सेम है। आप अगर ट्रैफिक में जाते हो कहीं पे, अगर आप देखो गवर्नमेंट ने किसी इंसान को देख लिया जिसने हेलमेट नहीं पहना, तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है, पुलिस वाले क्या करते हैं, फाइन कलेक्ट करते हैं। वैसे ही देखो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना, स्कूल के बाहर लिखा होता है नो हॉर्न। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे लिखा होता है प्लीज कीप योर फोन साइलेंट, है ना, डोंट शाउट लाउडली, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ। तो ऐसे सारे साइन बोर्ड्स लगाए होते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए। फिर अगर देखें तो गवर्नमेंट हमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, बट सामने थोड़ा बहुत पैसा लेती है ना। जैसे गवर्नमेंट स्कूल, रोड, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, इनके सामने हमसे कोई पैसा नहीं लेती। पर कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड तो करती है बट सामने थोड़ा बहुत पैसा लेती है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और पेट्रोल पंप, गवर्नमेंट पेट्रोल पंप। तो अगर आप देखो एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो एयरपोर्ट पे आपको विजिटिंग के लिए टिकट चार्जेस प्रोवाइड करने हैं। एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे तो थोड़ी बहुत टिकट हाई होगी। नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, गरीब इंसान है, अगर वो जाना चाहता है तो ट्रेन में सफर कर सकता है, तो वहां पे प्लेटफॉर्म टिकट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप दादा दादी, मॉम डैड को छोड़ने के लिए गए हो, टिकट लो 15-20 रुपए की, मॉम डैड के साथ 1 घंटा बैठो, उनकी ट्रेन का इंतजार करो और उनको छोड़ के आओ। तो ट्रेन की टिकट्स हम लोग खरीदते हैं,
तो उस पर हम लोग चार्ज देते हैं, फ्यूल चार्जेस देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देते हैं। तो कुछ सुविधाएं ऐसी भी है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, पेट्रोल पंप सुविधाएं हैं। आप नॉर्मली किसी प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे या प्राइवेट पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल लेने जा रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी है, 100 रुपये। गवर्नमेंट पे कितनी होगी, 98, 97, 2-3 रुपए का फर्क मिलता है आपको अगर आप गवर्नमेंट पेट्रोल पंप पे जाते हो। तो गवर्नमेंट कुछ सुविधाएं ऐसे भी प्रोवाइड करती है जिसके सामने वो थोड़े बहुत पैसे लेती है, कुछ चार्जेस वसूल करती है। तो गवर्नमेंट हमें रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, है ना, ब्रिज बना के देना और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की, कि भारत में कौन कौन से टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, कौन कौन से टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो उससे पहले भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग रजवाड़ों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले चीज थी मोनार्ची, मतलब कि राजाशाही। मोनार्ची का मतलब होता है राजाशाही, जहां पे एक राजा होता था जिसके पास हथियार रहते थे, बहुत सारे सैनिक रहते थे। राजा अपने लोगों से क्या कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, खेती पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, व्यापार पे। है ना, आपने अकबर बिरबल की कहानियां देखी होगी, टीवी पे अकबर बिरबल का शो देखा होगा, है ना, पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी, है ना। तो उन सारी चीजों में राजा रजवाड़ाएं दिखाए गए हैं, वो किस तरह से राज्य को चलाते थे वो दिखाया गया है। एक राज्य का राजा पूरे राज्य को चलाता था और अपने आसपास के राज्य के ऊपर हमला करके अपने राज्य का व्यापार बढ़ाता था। इस तरह से वो अपने लोगों की डिमांड पूरी करता था, अपने लोगों के साथ टैक्स कलेक्ट करता था, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता था, उनको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। तो आप देख सकते हो कि राजाशाही इस तरह से होती है, इस तरह से वो लोग काम करते हैं। और अगर हम राजाशाही की बात करें तो भारत के जो आखिरी राजा थे वो ये थे। अब आपका टास्क ये है कि आपको बताना है भारत के आखिरी राजा कौन से थे, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, हमारे वेबसाइट पे या फिर आप हमारी एप्लीकेशन पे बता सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि भारत के आखिरी राज्य जिनका मैंने यहाँ पे इमेजेस लगाया है, इनका क्या नाम है। अगर पता है तो तुरंत कमेंट कर दीजिए, वरना आपके पास GOOGLE मतलब गूगल और विकिपीडिया तो है ही। तो सिमिलरली ये इस तरह से राजाशाही होती थी, जहां पे राजा खुद डिसीजन लेता था, चाहे सही हो चाहे गलत हो। कभी कभी राजाशाही में ऐसा भी होता था कि उनके जो लोग थे, जो राज्य के जो वासी थे, जितने भी लोग थे, उनके साथ कभी कभी इनजस्टिस होता था, अन्याय भी होता था। हर राजा सेम नहीं होता था, कोई राजा बहादुर होते थे तो कोई राजा कुछ कमजोर भी होते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि सारे राजा ही बहादुर हों। तो हमने बहादुर राजाओं की भी कहानियां सुनी हैं जो अन्य राजा के ऊपर हमला करते थे और अपने राज्य को चलाते थे, विस्तार को बड़ा करते थे। फिर धीरे धीरे अंग्रेज आए, राजाशाही खत्म हुई और अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया और उसके बाद हमने अंग्रेजों को भी भगाया और देश में एक सरकार बनाई जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पहली एक गवर्नमेंट थी राजाशाही गवर्नमेंट, मतलब कि मोनार्ची, जहां पे राजा कहेगा वैसा होगा, लोगों की बात नहीं चलेगी। फिर आई डेमोक्रेसी, मतलब कि लोकशाही, जहां पे लोग कहेंगे वैसा होगा। लोग क्या करेंगे? अपने ही लोगों में से सूथार, लुहार, मोची, टीचर, है ना, कुंभार, अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड में से किसी एक इंसान को सिलेक्ट करेगा, उसको क्या देगा? वोट। क्या देगा? वोट। सिस्टम समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। जैसे हम लोग अभी वोट देने के लिए जाते हैं, हम में से ही किसी एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, उसको हम सिलेक्ट करते हैं, 10-15 लोगों में से किसी एक इंसान को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं और वो हमारी गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। नेक्स्ट कुछ सालों के लिए वो देश को या राज्य को चलाता है, वहां के डिसीजन लेता है। पर अगर उसके डिसीजन सही नहीं हुए और वो इंसान अगर हमें गलत लगता है तो हम क्या करते हैं? उसको हटा भी सकते हैं। मतलब राजाशाही में राजा जो चाहे वो कर सकता था, लोगों की कोई बात नहीं चलती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, जैसा लोग कहेंगे वैसा होगा। लोग अपने में से किसी एक लीडर को सिलेक्ट करेंगे, वो राज्य को चलाएगा और अगर वो इंसान गलत है तो लोग उसको हटा भी सकते हैं। सो डेमोक्रेसी मतलब कि जहां पे सिटीजन्स, है ना, अपने ही चूज किए गए लीडर को काम सौंपते हैं, जो दिल से उनकी बात सुनता है, उनकी कंप्लेंट सुनता है और काम कंप्लीट करता है। तो ये लोकशाही है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी चलती है। अभी इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है। उसके बाद हम देखें डेमोक्रेसी में किस तरह से हम हमारे लीडर को सिलेक्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं भी चलो मैंने बोल दिया मेरा ये दोस्त है रोहन करके, उसको सिलेक्ट कर लो भाई, उसको बना दो तुम मंत्री, अच्छा तो नहीं बनता।
तो हमें क्या करना होता है, कुछ लोग 100, 200, 500, 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ में से कुछ 15-20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई ये हमारे लीडर बनने के लिए कैपेबल हैं। फिर उनके बीच में होता है इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? जहां इलेक्शन क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। इलेक्शन क्या है? एक तरह की प्रोसेस है। क्या है? एक तरह की प्रोसेस जहां पे सिटीजन मतलब कि भारत के लोग जो हैं वोट करते हैं। कास्ट देयर वोट मतलब वोट देने जाना। कास्ट का मतलब जाति प्रजाति नहीं, कास्ट देयर वोट मतलब वोट देने जाना। अब वोट देने के 2 तरह के सिस्टम्स हैं। जहां पे लोग क्या करते थे, वोट देने जाते थे, उसमें से किसी एक इंसान को लीडर सिलेक्ट करते थे और वो लीडर बाद में जीत जाता था और गवर्नमेंट चलाता था। अब वोटिंग के लिए 2 तरह के सिस्टम है, एक है बैलेट सिस्टम, दूसरा है ईवीएम मशीन। है बैलेट सिस्टम मतलब चिट्ठी वाली प्रथा। पहले के जमाने में गांव वगैरह में आप किसी इंसान को वोट देना चाहते हो तो एक चिट्ठी होती थी, उस चिट्ठी के ऊपर लोगों के नाम लिखे होते थे। मानो 10 लोग हैं तो 10 लोगों के नाम लिखे हैं। अब जिस इंसान को सिलेक्ट करना चाहते हो उसके सामने उस चिट्ठी पे आपको टिक करना है, चिट्ठी को फोल्ड करना है और आधा फोल्ड करना है, बंद करके एक ड्रॉप बॉक्स में डालना है। आप देख सकते हो ये पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, ये अपने अपने चिट्ठियों के सामने टिक मार्क करके इसको एक बैलेट मतलब डब्बे में डाल रहे हैं। फिर इस डब्बे में वोट काउंटिंग होते थे कि किस इंसान को सबसे ज्यादा वोट लगा। हालांकि इसमें चीटिंग भी होती थी, अगर आप किसी और की चिट्ठी ले लो और भूल से अंदर वोटिंग डाल दो तो गलती होती थी ना। तो पहले ये बैलेट सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? बैलेट सिस्टम। ये अभी बंद कर दिया गया है। फिर आया ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अच्छा मुझे बताओ, आपके घर में से कौन कौन वोटिंग करने जाता है? मम्मी जाती है, चलो जाती है। पापा जाते हैं, हाँ जाते हैं। भैया भैया जाते हैं, हाँ। बाजू में अंकल आंटी जाते हैं, वो भी जाते हैं। अच्छा वो नहीं जाते तो उनको बोलो कि भाई जाओ। दादा जाते हैं, दादा भी जाते हैं। दादी जाती है, हाँ वो भी जाता है। तो आपके घर में जितने भी बड़े हैं वो लोग वोट करने के लिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि आप क्यों नहीं जा सकते? अगर आपकी एज 15, 13, 12 ईयर्स है तो आप वोटिंग के लिए क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल आपको अपने पेरेंट्स को पूछना है कि भाई हम लोग वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं जा सकते। ये आज आपका टास्क है ना। आपको आपके पेरेंट्स को पूछना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप वोटिंग करने के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने वोटिंग की 2 मेथड बताई। पहले चिट्ठी डाल के वोटिंग की जाती थी, अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे हम लोग वोटिंग करते हैं। ऐसे मशीन होता है, आप देख सकते हो ये एक मशीन है जहां पे 15 से 20 नाम लिखे होते हैं। आपको जो इंसान सही लगता है उसके आगे आपको टिक करना है और आपको किसी को बताना भी नहीं है। एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर मशीन रखी होती है। इंसान आएगा, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएगा, वोटिंग पे बटन दबाएगा और चला जाएगा। और ये टोटली सीक्रेट रहता है, किसी को नहीं बताना कि आपने किसको वोट किया है। और ये मशीन पूरे दिन की वोटिंग खत्म होने के बाद शाम को या 2 दिन बाद कैलकुलेशन करके बताएगा कि मैक्सिमम वोट किसको मिला है। डायरेक्ट मतलब ज्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं, कोई चीटिंग नहीं, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो चिट्ठी वाले प्रथा में थी। इसलिए ये प्रथा हटा दी गई और अभी ईवीएम मशीन्स की प्रथा चल रही है। तो ये वोटिंग सिस्टम है। इलेक्शन इस तरह से होता है, वोटिंग भी इस तरह से होती है और इस तरह से हम लोग हमारी गवर्नमेंट में लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पूछा कि आप वोट क्यों नहीं कर सकते, तो जो इंसान वोट कर सकता है उसकी उम्र कितने साल से ज्यादा होनी चाहिए? 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इसलिए आप वोट नहीं कर सकते। फिर भी आपको पेरेंट्स को पूछना है कि मान लो कि आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई तो वोट कैसे करें, है ना। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा, पेरेंट्स से पूछो, तो पेरेंट्स से पूछोगे तो वो भी आपको यही आंसर देंगे कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो जिस इंसान की उम्र 18 साल से ऊपर है, जो मैच्योर्ड है, चीजों को समझ सकता है सही क्या है और गलत क्या है। अभी आप बच्चे हो ना, अभी थोड़े छोटे बच्चे हो, थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो चीजों को समझोगे। अभी आप सीख रहे हो, है ना। ऐसे मैंने सीखा, मैंने भी वोटिंग की, मेरे वोटिंग का निशान चला गया, मैं नहीं हो रहा पेन से, मेरे वोटिंग का निशान चला गया। मैंने वोटिंग की थी, तो जब मैं वोटिंग करने जाता हूँ ना, तो वहां पे एक बूथ होता है, वहां पे एक सर रहते हैं, वो क्या करते हैं, इंक से यहाँ पे निशान करते हैं। कौन से वाले हाथ में?
लेफ्ट वाले हैंड में ऐसे ब्लू कलर का निशान करते हैं वोटिंग करने के बाद, जो प्रूफ होता है कि मैंने वोटिंग की है, ताकि मैं दोबारा वापस लाइन में आके वोट ना करूं, चीटिंग ना हो मेरे साथ। ओके, और उनके पास एक चिट्ठी रहती है, एक बॉक्स रहता है जिसमें मेरे आसपास में फैमिली फ्रेंड सबका नाम रहता है, जहां पे वो टिक करते हैं और लिख लेते हैं कि भाई इंसान ने वोट दे दिया, ताकि पता चले कि अगर मेरे पास 1000 लोगों की लिस्ट है, उसमें से कौन कौन वोट करने के लिए आया, कितने लोगों ने वोट दिया, किसको दिया ये पता नहीं, बट कितने लोगों ने दिया ये हम जरूर पता लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसे वोटिंग कर सकते हैं। तो जिस इंसान को राइट दिया गया है बाय लॉ, ऐसा नियम बनाया गया है, जिसकी उम्र 18 साल कंप्लीट, 18 ईयर्स नहीं, 18 कंप्लीट होने पे, आपके 18 पूरे होने चाहिए, 18 कंप्लीट होने पे जो इंसान मैच्योर है, समझदार है, सही गलत चीजों को समझ सकता है, तो ऐसा नियम बनाया कि वो इंसान ही भारत में क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये जो नियम है, उस नियम को हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये रूल अलाउ करता है जो एडल्ट लोग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, वो वोट कर सकते हैं। अब सवाल ये, जब आप वोट करने जाते हो, क्या करने जाते हो, जब आप वोट करने जाते हो तब आपको कोई भेदभाव नहीं करना। हम वोट करने जाते हैं भारत को, हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव को, है ना। तो हम जब भी वोट करें तो किसी भी तरह की जाति, लालच या किसी भी तरह की जेंडर, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, इन सारी चीजों के बिना भेदभाव के हमें वोट करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं और वोट करके आते हैं, बोलते हैं भाई मैं आपको 1000 रुपए दे रहा हूं, मुझे वोट कर दो। ऐसा नहीं करना। या फिर कुछ लोग बोलते हैं भाई ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये मेरा काम कर देगा, लालच देते हैं, अभी पैसे ले लो। तो ऐसी लालच में भी नहीं जाना। कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं भाई मान लो कि मैं कुछ कास्ट से बिलोंग करता हूं और ये भी मेरी कास्ट का ही है, तो मैं इसी को वोट दे रहा हूं। ऐसा भी नहीं करना। हमें वोट सही इंसान को देना है भाई, ऐसे इंसान को देना है जो पिछले नेक्स्ट ईयर तक हमारे लिए काम कर सके, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, हमें सोचना है बाकी लोगों के बारे में भी। जो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, उनको अगर प्रॉब्लम हो गई तो क्या वो इंसान उनकी हेल्प करेगा या नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना है बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसे जो रूल बनाए गए हैं कि आप जब भी वोट करोगे, किसी भी इंसान को वोट करोगे इलेक्शन में, तो आप भेदभाव नहीं करोगे, है ना। जब भी वोट करोगे दिल से करोगे, सही इंसान को सिलेक्ट करोगे, बिना किसी भेदभाव के सिलेक्ट करोगे। उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। लास्ट टॉपिक है सफरेज। सफरेज किसे कहते हैं? जब किसी इंसान की उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है तो भारत सरकार उसको वोटिंग कार्ड देती है, जिसे हम इलेक्शन कार्ड भी कहते हैं। ये वोटिंग कार्ड अगर आपके पास है तभी आप वोट कर सकते हो। जब आपकी उम्र 18 ईयर से भी ऊपर हो जाए, फिर भी आपको वोट करने के लिए ना बोल दिया जाए कि भाई आप वोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे बोलेंगे क्या आपके पास वोटिंग कार्ड है? तो जिसके पास वोटिंग कार्ड है वही इंसान वोट कर सकते हैं, भले उसकी उम्र 18 साल से ऊपर क्यों ना हो गई हो। तो जब आपकी उम्र 18 साल हो जाए तो किसी भी आसपास में, आपके आसपास में कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो, एक गवर्नमेंट की ऑफिस हो, वहां पे जाइए, उनको बताइए कि मेरी उम्र 18 साल पूरी हो गई है, मुझे भी वोट करना है नेक्स्ट इलेक्शन में, मुझे भी वोटिंग कार्ड चाहिए। तो आपका नाम रजिस्टर करेंगे, आपसे कुछ आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, कुछ प्रूफ मांगेंगे, जैसे कि बर्थ आईडी कार्ड हो गया, या फिर आपका कॉलेज आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड हो गया, लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो एंड आधार कार्ड की कॉपी हो गई। ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे, मांगेंगे, जिसके बिहाफ पे वो आपको प्रूफ करके बताएंगे कि हाँ भाई चलो आपकी उम्र 18 साल हो गई है, तो अब आपको वोटिंग कार्ड दिया जाएगा। और जब नेक्स्ट वोटिंग आएगी, जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसमें आपका नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, एक उनके पास लिस्ट होती है, सारे जितने भी लोग हैं उनके नाम लिखे होते हैं, तो उस लिस्ट में आपका भी नाम ऐड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप वोटिंग करने के लिए जाओगे तो आपके पास भी वोटिंग कार्ड होगा और आपके पास भी उसका जो फाइल है उसके अंदर आपका नाम होगा। फिर आप वोटिंग कर सकते हो, जाके वोट कर सकते हो चाहे उस इंसान को। तो ये जो आपको राइट मिल रहा है ना वोटिंग कार्ड वाला, इसे हम सफरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सफरेज, जिसे हम कहते हैं राइट टू वोट। तो यहाँ पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है। हम आपको टास्क ऑफ द डे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपके आसपास में जहां पे आप खेलते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग, वहां पे आसपास अगर आपको कोई ऐसा इलाका दिख रहा है जो डस्टी है, बहुत ही गंदा है, मैला है ना, जहां पे आसपास में बच्चे खेल रहे हैं, बदबू हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, तो ऐसे इलाकों को क्या करना है, आपको साफ रखना है। किसके साथ? अपने दोस्तों को मिलके। वीक में कोई एक दिन डिसाइड करो,
एक बार करना है, एक दिन डिसाइड करो। आसपास में बड़े बड़े स्कूल में आप चार्ट बनाते हो ना, ऐसे चार्ट बनाओ, उन चार्ट को दीवारों पे लगाओ, आसपास की सोसाइटी में अपने फ्रेंड सर्कल को इकट्ठा करो, सोसाइटी की साफ सफाई करो, गंदगी को मिटाओ। कहीं पे आपने देखा होगा पान बीड़ी तंबाकू के थूकने के निशान होते हैं, वहां पे कलर करो, बिल्डिंग को साफ रखो, अपने आसपास के इलाके को साफ रखो। अगर आप आज इतनी उम्र में अगर ये कर लेते हो, अपने आसपास के एरिया की साफ सफाई कर लेते हो, उससे आपके साथ साथ आने वाली जनरेशन भी साफ सफाई पे फोकस करेगी। तो ये टास्क ही नहीं है, बट आप अपनी लाइफ को हाइजीन रख सकते हो, बेटर क्लीन और बहुत ही फ्रेश एटमोस्फियर ले सकते हो। ये आपको करना है, ये टास्क अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही ब्रिलियंट है। कभी भी टाइम मिले, झाड़ू लेकर, पानी लेकर साफ सफाई करने के लिए पहुंच जाओ दोस्तों के साथ। पूरी सोसाइटी की, पूरी फ्लोर की, आपके आसपास में जो भी गंदा इलाका है उसको साफ करें। ये टास्क आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और प्लीज आप स्किल्ड एजुकेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपना नॉलेज बढ़ाएं, अलग अलग स्टोरीज के सुनते रहें, सीखते रहें, हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ते रहें। मैं आशीष बचवानी आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।